आज की क्लास में हमें पढ़ना है टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी का मतलब सेम, इक्वल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपने पिछली क्लास में एब्सोल्यूट पोटेंशियल की इक्वेशन बनाई थी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल की इस इक्वेशन के मुताबिक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, where q is the magnitude of source charge and r is the distance of the point from the source charge। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए है तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। जिस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट का सोर्स चार्ज से फासला। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस की एक इक्वेशन हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, E डॉट डेल्टा आर। इसमें E से मुराद है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डेल्टा आर से मुराद है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, और इसी की अगर मैग्नीट्यूड की इक्वेशन बनाए तो ये हो जाएगा E डेल्टा आर कॉस थीटा, डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा आर कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट्स की एक प्रॉपर्टी हम आपको याद दिलाएं। डॉट प्रोडक्ट्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हो, अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हो और फिर भी प्रोडक्ट का आंसर, डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ रहा हो, तो ऐसा क्या हो सकता है? वेरी गुड। तो अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हो और फिर भी प्रोडक्ट का आंसर या डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आए, तो ऐसा जब होगा जब cos थीटा जीरो हो। और cos थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। cos 90 इज इक्वल टू जीरो। जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, तो अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, दोनों की वैल्यू मौजूद है, लेकिन फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। कब? जब दोनों वेक्टर्स का दरमियानी एंगल 90 डिग्री हो, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू जीरो। ये दो इंट्रोडक्टरी बातें करने के बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है Q। इसके गिर्द क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, हम एक स्फीयर इमेजिन करते हैं और समझिए, ये सोचें कि ये सोर्स चार्ज जो उसके सेंटर पे मौजूद है, एक हॉलो स्फीयर है और उसके सेंटर पर ये सोर्स चार्ज मौजूद है, और इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे इलाके में है, यानी ये स्फीयर उस फील्ड के अंदर है। अब जरा गौर कीजिए, इस स्फेरिकल सरफेस पर एक पॉइंट मौजूद है, पॉइंट ए। इसी सरफेस पर एक और पॉइंट मौजूद है, पॉइंट बी। सरफेस के ऊपर है, 3D में समझे, ये अंदर नहीं है, ये ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है बी, एक और पॉइंट है सी, एक और पॉइंट है डी। पॉइंट ए पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है? के क्यू अपॉन आर। तो पॉइंट ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल आपको मालूम हो गया, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब जरा पॉइंट बी पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालिए। पॉइंट बी पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉइंट ए के एब्सोल्यूट पोटेंशियल से VA है, ये VB है, यहां VC होगा, यहां VD होगा। तो VA की वैल्यू VB से कम होगी या ज्यादा होगी या सेम होगी? VA की वैल्यू VB के मुकाबले में कम होगी या ज्यादा होगी या सेम होगी? दोबारा समझ लीजिए, पॉइंट बी कहां है? सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, ये 3D में बनाया हुआ है।
जैसे फुटबॉल होता है तो फुटबॉल पे बहुत से पैचेस हैं, तो एक पॉइंट इस पैच पर, एक पॉइंट इस पैच पर है, ठीक है। तो सोचिए पॉइंट बी का सोर्स चार्ज कुछ और है या वही है? वही है। पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज कम है या सेम है या ज्यादा है? सेम है। तो पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यों सेम है? क्योंकि वो भी उसी सरफेस पे है। तो हर उस सरफेस पे मौजूद पॉइंट बी हो पॉइंट ए हो, दोनों का सेंटर से फासला सेम है, तो इसका मतलब दोनों का एब्सोल्यूट पोटेंशियल बी ए का बीबी के मुकाबले में कम है, ज्यादा है या सेम है? सेम है। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल भी वही होगा जो पॉइंट ए का होगा। तो पॉइंट सी के बारे में क्या ख्याल है? कम होगा, ज्यादा होगा, सेम होगा? सेम होगा। पॉइंट डी के बारे में क्या ख्याल है? सेम होगा। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल निकाल लीजिए, सबका पोटेंशियल क्या आएगा? सेम। तो ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखिए, अ सरफेस consisting of such points in an electric field which have the same value of potential, is called an equipotential surface. Is called an equipotential surface. नई लाइन से, consider a spherical surface enclosing a point charge q at its center. Enclosing a point charge q at its center. All the points on spherical surface are equidistant from the source charge. Are equidistant from the source charge and hence have the same value of potential. And hence have the same value of potential. Such a surface is an example of equipotential surface. Such a surface is an example of equipotential surface.
ठीक है। क्या आपको मालूम है कि एक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन है? जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर जो वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू, उसका पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन है? जी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। सही। तो अगर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, और अब आप इस टेस्ट चार्ज को फॉर एग्जांपल बी से ए तक लेके जाते हैं, तो अगर आप इस टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब सवाल ये है कि एक टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क होगा? वर्क की इक्वेशन आपके पास है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। सोचें, पॉइंट बी से ए तक ले जाना है, कितना वर्क होगा? या पॉइंट सी से बी तक ले जाना है, या सी से ए तक ले जाना है, या सी से डी तक ले जाना है? जी, सकीना ने सही जवाब दे दिया, वेरी गुड। पहले ये सोचिए कि पॉइंट बी और ए के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? दो पॉइंट्स के एब्सोल्यूट पोटेंशियल का डिफरेंस। तो डेल्टा वी बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। सही। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो जो पोटेंशियल ए का होगा वही बी का होगा, वही सी का होगा, वही डी का होगा। तो अगर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो कितना आएगा? 0। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो डेल्टा वी हो गया 0, तो वर्क डन कितना आएगा? 0। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने का मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 0 होगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान जब भी चार्ज मूव होगा तो वर्क डन 0 होगा, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज कहीं से कहीं चला जाए, वर्क डन विल बी 0। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है और हर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा W is equal to Q delta V, the work done in moving a charge on an equipotential surface is always 0। ठीक, लिखिए नेक्स्ट सेंटेंस। Work done in moving a charge on an equipotential surface is always 0।
work done in moving a charge on an equipotential surface is always zero. क्यों जीरो होता है, समझ आया? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ये सेंटेंस दोबारा लिखिए जो अभी लिखा है। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पर टॉप लाइन पे ये सेंटेंस दोबारा लिखिए। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। फुल स्टॉप। Work done in moving a charge on an equipotential surface is zero. Full stop. Why? आगे लिखे why, WHY क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। रीजन आपने खुद बताना है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। अभी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है, हमने बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, लिहाजा हर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। लिहाजा वर्क डन की इक्वेशन Q डेल्टा V के तहत इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर दो पॉइंट्स के दरमियान किसी चार्ज को मूव करने में वर्क डन होगा जीरो। सही, तो ये रीजन आपको अपने अल्फाज में बयान करना है। आगे सुनिए, वापस आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डिसाइड हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। हर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। आगे सुनिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये स्फीयर है, इसके हर दो पॉइंट्स के दरमियान C और D के दरमियान, C और B के दरमियान, B और A के दरमियान कोई डिस्टेंस होगा या जीरो होगा? B और A के दरमियान कोई डिस्टेंस तो नहीं होगा, जीरो होगा। नहीं होगा ना, या होगा? होगा। हर दो पॉइंट में डिस्टेंस तो होगा ना। तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, C और B ले लीजिए, B और A ले लीजिए, डिस्टेंस तो है, डेल्टा R तो है। और ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, लिहाजा उसके हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी और उस सरफेस के हर दो पॉइंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो E भी है और डेल्टा R भी है, ये तो हमें मालूम है, तय है ये बात कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर पॉइंट इन फील्ड में है, लिहाजा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं है और हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट भी है, डेल्टा R जीरो नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि डेल्टा V E डॉट डेल्टा R के बराबर होता है और हमें यह भी पता है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 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 जीरो होता है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है, हालांकि ये भी वो नहीं है और ये भी वो नहीं है। जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, फिर भी ये जीरो है। तो ऐसा कब होगा? एक्सीलेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो यकीनन सारा घपला यहां है। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा हमेशा जीरो होगा और cos थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा हमेशा 90 होगा और थीटा 90 होने का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी।
इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कहां से पता चला? यहां से पता चला। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि ये नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो कंफर्म, और ये हमेशा जीरो। तो अगर ये हमेशा जीरो है और ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि ये जीरो है, और ये हमेशा जीरो होने का मतलब ये हमेशा 90 है, और ये हमेशा 90 होने का मतलब कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। सही। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। दैट्स आवर नेक्स्ट सेंटेंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वापस जाइए और लिखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. Electric lines of force are always perpendicular to an equipotential surface. Electric lines of force are always perpendicular to an equipotential surface. Electric lines of force are always perpendicular to an equipotential surface. और नेक्स्ट पेज पर जहां आप एक सेंटेंस लिखकर आए थे y के साथ, उसको आधा करें और उसके लोअर हाफ के टॉप पर लिखिए यही जुमला दोबारा। तो नेक्स्ट पेज के दो हिस्से हो गए। ऊपर वाले हिस्से में एक y का जवाब आएगा और नीचे वाले हिस्से में दूसरे y का जवाब आएगा। दूसरा y क्या है? यही जुमला दोबारा लिखें। Electric lines of force are always perpendicular to an equipotential surface. Electric lines of force are always perpendicular to an equipotential surface. Why? आगे सवाल है why. Electric lines of force are always perpendicular to an equipotential surface. Why? ठीक। वापस आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। आखिरी लाइन, और इस लाइन का मतलब क्या रीजन मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद तलाश करेंगे। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नेवर क्रॉस ईच अदर. Two equipotential surfaces never cross each other. और इस तरह का एक सेंटेंस आप पहले भी लिख के आए, और जब भी कहा था रीजन आप तलाश करेंगे, और आपने आज तक मुझे नहीं बताया। सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स ने मैसेज करके बताया, बाकियों ने ढूंढा ही नहीं, आराम से बैठे में मजे से। वो किसके बारे में था? टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल इसी तरह टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है। और यही सेंटेंस आप दोबारा लिखेंगे। कहां? नेक्स्ट पेज पे नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट पेज पे यही सेंटेंस दोबारा लिखेंगे। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर, और फिर लिखेंगे व्हाई। Two equipotential surfaces never cross each other. Why? ठीक है। तो मैंने 3 होमवर्क दिए आपको, 3 वाई दिए हैं, तो उन 3 वाई का जवाब आपको ढूंढना है, जिसमें से 2 का जवाब मैं बता चुका हूं, सिर्फ लिखना है, और तीसरे का जवाब ढूंढना भी है आपको। ठीक है। तो ये तीनों काम आपको करने हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और यूनिट हमें मिला है पिछले दिनों, क्योंकि एक और इक्वेशन हमें मिल गई।
वो कौन सी? आपने कहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इसकी रोशनी में यूनिट बताया हमने क्या? फोर्स का यूनिट जूल नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या था? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी था न्यूटन पर कूलम। अब आपने एक और इक्वेशन पढ़ ली, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। थोड़ी देर के लिए मान ले थीटा 0 है तो cos 0 1 हो गया, ई डेल्टा आर। तो ई किसके बराबर? डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। तो ई बराबर हुआ डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर के। तो अब डेल्टा V का यूनिट क्या होता है? डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और डेल्टा आर का यूनिट क्या होता है? ये भी सोच रहे हैं लोग, मीटर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक यूनिट था न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम, दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। इस इक्वेशन की रोशनी में वोल्ट पर मीटर, इस इक्वेशन की रोशनी में न्यूटन पर कूलम। और इससे एक बात यह साबित हुई, क्योंकि ये दोनों यूनिट सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिट सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, तो इससे ये बात साबित हुई कि इन दोनों यूनिट के वो सेम है। क्या? डायमेंशन। डायमेंशंस पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, डायमेंशन निकालने याद है? तो इन दोनों यूनिट के डायमेंशन सेम हैं। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं? कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। कैसे प्रूफ करेंगे? दो स्टेप्स। सोचिए, वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट को आपने डिफाइन किया था, मुझे याद नहीं, आपने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? डेल्टा W अपॉन क्यू के। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा W अपॉन क्यू के। वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल अपॉन कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। याद आया? तो वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। सही या गलत? सही। तो वोल्ट की जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी? वोल्ट की जगह आ जाएगा जूल अपॉन कूलम, और मीटर की जगह मीटर आ जाएगा। तो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू क्या? जूल अपॉन कूलम मीटर। जूल अपॉन कूलम मीटर। वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम मीटर। समझ आई कहानी? यस नो? क्या किया हमने? वोल्ट की वैल्यू प्लेस कर दी खाली। ठीक। अच्छा, जूल किसके बराबर होता है? यस, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल। तो जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर। तो जूल की वैल्यू प्लेस करें इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या? जूल अपॉन कूलम मीटर में जूल की जगह लिखा न्यूटन मीटर, कूलम मीटर की जगह लिखा कूलम मीटर। क्या होगा? मीटर कैंसिल, तो बाकी बचा क्या? न्यूटन पर कूलम। कहां से स्टार्ट किया था? वोल्ट पर मीटर से। तो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू जूलम पर कूलम मीटर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन कूलम मीटर। ठीक है, तो दो स्टेप में आप प्रूफ कर सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। और ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं, किसके? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। ठीक है, तो आपका जो सेकंड पेज था उसके लोअर हाफ के टॉप पर लिखे हैं
क्या वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, और फिर लिखिए प्रूफ। क्या करना है इसे? प्रूफ करना है। कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे वोल्ट पर मीटर से। पहले लिखेंगे वोल्ट किसके बराबर है, फिर वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू वोल्ट की वैल्यू, फिर लिखेंगे जूल किसके बराबर है, फिर जूल की वैल्यू प्लेस करेंगे, आखिर में आंसर आ जाएगा वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब 4 होमवर्क हो गया आज आपके, चारों 2-2 5-5 मिनट के मैक्सिमम, 20 मिनट्स तो हो जाएंगे आपसे। अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, अब ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। इसके हर पॉइंट का वो अलग अलग है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, और इसके हर पॉइंट की वो भी अलग है, हर पॉइंट का वो भी अलग है और हर पॉइंट की वो भी अलग है। हाँ, हर पॉइंट का पोटेंशियल भी अलग है और हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी अलग है। तो फील्ड के हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग होता है, फील्ड के हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग होती है। तो आपको इनमें से हर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो V इज इक्वल टू KQ/R। तो आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ए का, क्योंकि जो पॉइंट सबसे करीब है उसका डिस्टेंस सबसे कम है, उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है 100, तो इधर और कम हो जाएगा 80, और कम हो गया 60, 40, 20, 10, और फिर एक वक्त आएगा 1, और 1 के बाद 0। वो कहां होगा? इंफिनिटी पे। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं पोटेंशियल कम हो रहा है, जैसे जैसे आप करीब आ रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है। एग्रीड? इलाइफ शाहिद, मुझे जानना पड़ेगा कि आपके घर में कौन है जो आपको आके हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अम्मा है, बहन है, क्या चीज है? इतना इंटरेस्टिंग आदमी खड़ा हुआ, इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है, और आप उधर देख रही हैं। सारे लोग देखे कितने हैरत से देख रहे हैं, और आप उधर देख रही, हद हो गई जी। तो हम ये बता रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है। आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, इंफिनिटी पे पहुंचेंगे पोटेंशियल हो जाएगा 0। कहीं पाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इक्वेशन भी यही बोल रही है, कॉन्सेप्ट भी यही बोल रहा है। पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे, वो अट्रैक्ट होगा, करीब चला जाएगा, नहीं, क्या होगा? दूर चला जाएगा। दूर जाने का मतलब विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमने भी यही पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सही। नेगेटिव चार्ज को रिलीज करेंगे, वो करीब चला जाएगा, मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब एक नई सिचुएशन देखिए, फर्ज कीजिए सोर्स चार्ज नेगेटिव है, -Q है, और इसकी फील्ड है, और इस फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, A, B, C, D, E, F, G। इक्वेशन तो वही है, V is equal to KQ/R। आपकी अकल के मुताबिक, आपकी लॉजिक के मुताबिक और इस इक्वेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा
नंबर में वैल्यू किस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, किस पॉइंट का आएगा, ए का या जी का, ए का या जी का। नंबर में के क्यू अपॉन आर, नंबर किसका ज्यादा आएगा, ए का डिस्टेंस कम है या जी का डिस्टेंस कम है, ए का डिस्टेंस कम है या जी का डिस्टेंस कम है, सबसे कम किसका है, ए का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितना कम होगा v की वैल्यू, v का आंसर उतना नंबर में उतना ज्यादा आएगा। यस गुड। तो अगर मैं कहूं कि यहां नंबर आ रहा है 100, अगर मैं कहूं यहां नंबर आ रहा है, एक नंबर है 10, एक है नंबर है 100, तो 100 कौन होगा, यकीनन ए होगा। ठीक है, क्योंकि ए के लिए आर सबसे कम है, जी के लिए आर सबसे ज्यादा है, तो आंसर इसका सबसे ज्यादा आएगा। बिल्कुल इसी तरह 100, 80, 60, 40, 20, 10, 0। तो अगर ऐसा है, अब सोचिए, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखिए, कहां जाएगा, सोर्स चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा उसे। तो क्या पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज की तरफ जा रहा है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हमने तो कुछ और कहा था, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओह ये क्या हो गया। अच्छा इससे भी बड़ी बात करते, इस पॉजिटिव चार्ज को खुद ये इधर जा रहा है, हम कहते हैं दूर जाओ, करीब नहीं आना, दूर जाओ। तो दूर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा यानी वर्क होगा, और जब भी वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। तो अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि दूर जाने में पोटेंशियल बढ़ रहा है, और दूर लेके जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, दूर ले जा रहे हैं, 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 इंफिनिटी पे पहुंच गया, वहां जाके पोटेंशियल हो गया 0। नेगेटिव चार्ज से जब पॉजिटिव चार्ज को दूर लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक तो यही बात अजीब सी हो गई, यहां तो पोटेंशियल कम हो रहा है और हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और फिर बढ़ते बढ़ते 0 हो गई। इंफिनिटी में तो 0 होती है, तो ऐसा क्या होता है दुनिया में, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते 0 हो गई। आपके फिजिक्स में नंबर थे 99, अब आप कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और 0 हो गए, तो ये तो समझ से बाहर है ना। तो अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो बढ़कर 0 कब होंगे, सोच रहे हैं आप। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि दूर ले जा रहे हैं, वर्क हो रहा है, बात तो सही है, लेकिन वर्क हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, बात तो सही है, एनर्जी बढ़ रही है और फिर इंफिनिटी में पहुंच के 0 हो गई, बढ़ते बढ़ते 0 हो गई। तो ऐसा कब होता है जब कोई चीज बढ़ते बढ़ते 0 हो जाती है। आप कहते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, बढ़ते बढ़ते 0 कब होती है कोई चीज, जब उसकी अपनी वैल्यू माइनस में हो। बढ़ते बढ़ते 0 कब होती है कोई चीज, जब उसकी वैल्यू माइनस में हो। तो जब नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो यहां Q के साथ एक माइनस भी तो होगा, और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस भी होता है। तो जब नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो यहां माइनस होगा, जब यहां माइनस होगा तो ये -10 होगा, और ये -100 होगा, और ये -80 होगा, और ये -60 होगा। तो -10 ज्यादा है या -100 ज्यादा है, -10 ज्यादा है या -100 ज्यादा है, -10 इज ग्रेटर देन -100, -100 कम है। ठीक है, तो नंबर ज्यादा आएगा, इसी इक्वेशन के मुताबिक इस पॉइंट का नंबर सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन नंबर 100 होगा, लेकिन उस 100 के साथ माइनस भी होगा। तो जब नंबर ज्यादा आए और 100 के साथ माइनस भी हो तो वो लोअर नंबर होता है।
सो -10 ज्यादा है, -20 और कम, -30 और कम, -80 और कम, -100 और कम। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड में दूर जाने से पोटेंशियल बढ़ता है और करीब आने से पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि माइनस में नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कम हो रही है क्योंकि माइनस में है। अब दोबारा पूछिए पॉजिटिव चार्ज से कहां जा रहा है और सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कीजिए तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा का मतलब करीब जाएगा, करीब जाने का मतलब -60 से -100 जाएगा, विच इज ग्रेटर, -60 या -100, -60, लिहाजा -60 लो हायर पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज इज स्टिल मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आया ख्याल शरीफ में। और उस दूसरी बात को भी हल कर लें कि हमने पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगाया, दूर ले जाने के लिए धक्का दे रहे हैं, अवे फ्रॉम द फील्ड ले जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज ले जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क करने से उसकी पोटेंशियल जी बढ़ रही है, -100 से -60 से -10 से बढ़ रहा है पोटेंशियल भी, एनर्जी भी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते जीरो हो गई, -100 से -90, -20, -10 एंड जीरो। तो पता ये चला स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होते होते जीरो रह जाएगा और फिर जीरो से नेगेटिव फील्ड में जाएंगे तो पोटेंशियल जा रहे हैं जब आप टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज तो उसकी वैल्यू और कम हो रही है, जीरो से माइनस, माइनस से और माइनस, माइनस से और माइनस। तो नेगेटिव चार्ज में चार्ज की तरह करीब आने से पोटेंशियल का नंबर तो बढ़ता है लेकिन वैल्यू कम होती है क्योंकि वो माइनस में नंबर बढ़ रहा है, सो द वैल्यू गोज डाउन। सोर्स चार्ज पॉजिटिव से दूर जाने से पोटेंशियल कम होता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव से दूर जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, करीब आने से पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, कहानी समझ आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देना था कि whenever you are near a negative charge it will have a negative potential which is lower than zero, and whenever you have a positive charge it is positive potential which is greater than zero. So a negative potential is lower than zero, zero is greater than a minus potential. Okay, best of luck for your test on Tuesday. फिर याद दिला दूं डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा और एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है, अल्लाह।